अत्याचारी बहू। आज बहुत दिनों बाद सरिता अपनी माँ मालती देवी से मिलने आ रही थी। मन ही मन दमा की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी, परंतु वो अपने मायके ज़्यादा नहीं आती थी। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भूल कर आ जाया करती थी। सरिता का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुड़गांव में। उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। सरिता अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 15 वर्ष है और वहीं विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी को कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही सरिता ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी सुमन बाहर निकलकर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया, फिर फीकी हंसी के साथ नमस्ते राम राम की और औपचारिकता पूरी की। तो सरिता बोली, भाभी माँ कहाँ है? दीदी, माँ जी तो अपने कमरे में सोई हैं, कहते हुए सुमन रसोई घर में चली गई। अरे, सूरज सर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही सरिता बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए सरिता ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरा पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। ना जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी मालती देवी बेटी को देखते ही अपने पोपले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफ़र से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही मालती देवी कांपते स्वर में बोली तो सरिता ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा। फिर नारी की गतिविधि देखी, सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे क्यों जांच रही हो? मालती देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी सरिता अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर मालती देवी जैसे ही उठने लगी तो सरिता उन्हें बाजू से पकड़कर उठने में मदद करने के लिए हाथ लगाई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया उसी समय मालती देवी के मुख से एक चीख निकली और वो दर्द से कराहने लगी। सरिता ये देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता था। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ के बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। ये कैसे हुआ? सरिता ने चौंकते हुए कहा। तभी मालती देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले कि मालती जी कुछ बोलती, दरवाजे से सुमन चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने मालती देवी की बाजू को शाल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसे निगाह से देखी कि मालती देवी के रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर सरिता प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। ये बातें अभी चल ही रही थी कि सरिता का भाई कमरे के अंदर आया
और सरिता ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई राजीव कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी सुमन ने ही दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी है, मायके में नहीं। हमें अपना घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी आया करता है। आप लोगों का क्या है, सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 साल में आपके बेटे के भी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। भाभी की ये बातें सुनते ही सरिता का मन करवाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने के बराबर लग रहा था। सरिता का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा सरिता और उनके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे की पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। ऐसे में वो अपनी माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश न शुरू हो जाए, ये सोचकर वह चुप रह जाती। सरिता ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहाँ बिताए और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी, उसकी भाभी की नज़र बरबस उन दोनों पर बनी हुई थी। सरिता ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब सरिता अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी सुमन रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही सरिता दरवाजे तक पहुंची, तभी उसकी भाभी सुमन के भुनभुनाने की आवाज़ आई, मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर सरिता डबडबाई आंख लिए घर से बाहर निकल आई। दिल्ली से गुड़गांव के सफ़र में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर सरिता बोली, भाई एक बात पूछूं? जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? नहीं। नहीं तो? लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है, लेकिन दीदी मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही हैं। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। सरिता की बात सुनकर राजीव चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि सुमन ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर सरिता ने उसे कुछ कहना ही मुनासिब ना समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही सुमन अपनी सास के कमरे में आई और मालती देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण मालती देवी के मुंह से जोर की चीख निकली।
तभी सुमन रोबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? सुमन की कड़कती आवाज सुनते ही मालती देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए सुमन बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। मालती देवी डरी आवाज में बोली, और हाँ, बताना भी मत, नहीं तो चेतावनी दी है। और फिर बोली, ये क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, ये सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। मालती देवी भयभीत नजरों से अपने बहू की तरफ देखने लगी। तभी सुमन बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ। मालती देवी कांपते हुए बोली और हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल राजीव और सुमन का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे, तो केवल एक दूसरे से ही। मालती देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि सुमन और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उसे घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी राजीव नहीं माना। उधर सुमन ने भी जिद ठान ली, वह शादी करेगी तो केवल राजीव से। आखिरकार परिवार वालों ने उनकी जिद के आगे झुकना ही अच्छा समझा और इस घर में बहू बनकर आ गई। राजीव चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन सुमन को तो ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वो संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना और फिजूल खर्ची करना ही उसकी आदत बन गई थी। अक्सर राजीव के काम पर जाने के बाद वो घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी, और जब घर पर भी रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। मालती देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो सुमन उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में राजीव ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर घर में तो जैसे महाभारत ही छिड़ गई, और बात यहाँ तक बढ़ गई कि राजीव और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए सुमन ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। सुमन के पिता पुलिस में थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा, और उसके बाद तो सुमन का उस घर में एक छत्र राज हो गया। और मालती देवी के मन में अपने बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वो कोई जवाब नहीं दे पाती थी और ना ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन सरिता को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक राजीव घर पहुंचा तो उस समय सुमन घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। ये सोचकर राजीव माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रह कर उसके दिमाग को झकझोर रही थी।
राजीव ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा। 2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल मालती देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो राजीव को भी पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। राजीव ने वो डायरी निकाली और खोल कर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर राजीव मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे राजीव के शादी का दिन है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर मालती देवी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। ईश्वर हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। राजीव ये सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में जाकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वो इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं। ये सोच सोच कर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। सुमन के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को शांत किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब राजीव बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फ़ोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। ये सब सुनकर सरिता की आंखों में खून उतर आया। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वो धम से जमीन पर बैठ गई। सोनू ने जब अपनी माँ की हालत ऐसी देखी तो हैरान रह गया। माँ, आखिर हुआ क्या है? 15 वर्ष के सोनू ने कारण जानने की उद्देश्य से पूछा, लेकिन सरिता तो खुद को कुछ कहने के हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपनी माँ यानी कि सोनू के नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। ये बात सुनकर सोनू भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वो तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर सरिता भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। राजीव को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही सरिता अपने बेटे सोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। सरिता को फिर उसे वहां देखकर सुमन चौंक गई। क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ धमकी? व्यंग करते हुए सुमन ने सरिता को तिरछी निगाहों से देखा तो सरिता बोली, वो क्या बात है ना कि सोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और सोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी,
इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना। ठीक है, फीकी मुस्कान के साथ सुमन बोली और नजरें तरेरते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को राजीव घर लौटा तो अपनी पत्नी सुमन से बोला, सुमन, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम कहीं बाहर घूमने चले। और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। सुमन को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वो बहुत खुश हुई और अगले दिन ही दोनों घर से बाहर निकल गए। सरिता और सोनू के पास केवल शाम तक का समय था। सोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के बाद उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी सरिता बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वो कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में वो तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर सोनू बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज़ भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, ये देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल पे आती रहेगी। इधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए तो वहीं राजीव ने भी अपने ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी को घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा मालती देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और सरिता ने भी वो घड़ी उसी जगह पर लगवा दी। मालती देवी ये सारा नज़ारा प्रश्नवाचक निगाह से देखी जा रही थी। तभी सोनू बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरा लगाए हैं। अब मामी जो कुछ भी करेगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर जहाँ मालती देवी आश्वस्त हुई, वहीं सरिता की चिंता और बढ़ गई कि अगर ये बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा दिन इस बात को छुपा कर नहीं रख पाएगी और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय राजीव अपनी पत्नी के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर से ही खाकर आए थे, इसलिए सुमन अपने कमरे में सोने चली गई। सरिता भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद मालती देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर राजीव सोनू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है। बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह राजीव अपनी बहन को गुड़गांव छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 10 बज गए। राजीव घर लौटा तो सुमन बोली, आखिर आप लोगों का ये क्या चल रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो राजीव ने कहा, यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए राजीव अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी सुमन भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर राजीव परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैं अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए हैं? राजीव ने पूछा तो सुमन बोली, हाँ, मुझे शॉपिंग करनी थी इसलिए ले लिए। वो सारे पैसे खर्च हो गए।
ये सुनते ही राजीव चौंक गया। क्या 1 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वो पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? राजीव भड़क उठा तो सुमन गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वो थोड़े पैसे नहीं थे सुमन, पूरे 1 लाख रुपए थे। कहते हुए राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किया वह अपने ऑफिस चला गया। उधर मालती देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में सुमन मालती देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ पर जो आराम फरमाते रहोगी। तभी मालती देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है। आज मुझसे ये झाड़ू पोछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि सुमन जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, मालती देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही मालती देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक ही बार में काम किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। अपना दुपट्टा गले से निकालकर मालती देवी के गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई मालती देवी आखिर वो गलती कर बैठी जिसका अंदेशा सरिता को पहले से ही हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात, हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। मालती देवी के इतना कहने पर सुमन की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? कैमरा? हाँ, कैमरा। अब तू बच नहीं सकती। सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई सुमन बोली तो मालती देवी ने सामने रखी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर सुमन घबरा गई। फिर बोली, अच्छा, तो ये सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी ये चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरा का डिवाइस और सारी तारें खींच कर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर सुमन ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही राजीव के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहां पर एक कैमरा अब भी है जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी मालती देवी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज के फेसबुक पेज पर ये सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें सुमन और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी मालती देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम राजीव के साथ वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि मालती देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कैमरे की हर एक चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। सुमन
और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वो आज तक ये हरकतें करती आई थी, वो पिता भी कुछ नहीं कर सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में सरिता भी वहां पहुंच गई। 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद सुमन के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और सुमन को उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया, केस चलाया गया। और इस दौरान मालती देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल ने उस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नज़रें इस केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूत और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया, जो सुमन को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुना दी गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज सोनू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल मालती देवी को अपनी बहू की अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि राजीव को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।